आर्य कौन थे, बाहर से आए या यहीं के थे? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे बड़ी सभ्यता को बाहर से आए लोगों ने नष्ट कर दिया था, या हमारे वेद बाहर से आए घुमंतू कबीलों की देन हैं और हम जिनको अपना पूर्वज मानते हैं वे असल में विदेशी थे, तो यही बात 100 साल तक हमें पढ़ाई गई, यही किताबों में लिखा गया और यही सच मान लिया गया। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच था तो फिर शक क्यों पैदा हुआ, और अगर ये झूठ था तो हमें ये पढ़ाया क्यों गया? आज इस वीडियो में पहले मैं आपको पूरी तरह यकीन दिलाऊंगा कि हाँ, आर्य बाहर से आए थे, और उसके बाद उसी यकीन को मैं आपके सामने तोड़ दूंगा। वीडियो पूरी देखने के बाद आप खुद तय करना कि आखिर सच क्या है। सबसे पहले समझते हैं आर्य का मतलब क्या था। प्राचीन संस्कृत और वैदिक ग्रंथों में आर्य किसी जाति का नाम नहीं था। आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ, सभ्य, अच्छे गुणों वाला, आस्तिक, नैतिक जीवन जीने वाला। अमरकोश में साफ लिखा है, महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, यानी आर्य होना खून से नहीं, विचार, आचरण और संस्कृति से जुड़ा था। कोई भी स्त्री या पुरुष जो हिंद आर्य भाषा बोलता था और उस संस्कृति को मानता था, वो आर्य कहलाता था। चलो पहले आर्य बाहर से आए थे इस बात को मानकर चलते हैं। तुर्की में प्राचीन बोगाज़कोई या हट्टूसास नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक अभिलेख मिला है। इसे बोगाज़कोई अभिलेख कहा जाता है। ये अभिलेख हित्ती राजाओं और मित्तनी राजाओं के बीच हुई एक संधि का दस्तावेज है। इस संधि में दोनों पक्षों ने कुछ देवताओं को साक्षी माना है। इस अभिलेख की दिलचस्प बात यह है कि इसमें जिन देवताओं का उल्लेख साक्षी के रूप में किया गया है, उनके नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार। ये सभी देवता हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं और इन्हें वैदिक देवता माना जाता है। इस आधार पर विद्वानों ने यह तर्क दिया कि यदि वैदिक देवताओं के नाम लगभग 1400 ईसा पूर्व तुर्की और पश्चिम एशिया के क्षेत्र में मिलते हैं, तो संभव है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले इंडो आर्यन संस्कृति से जुड़े लोग बाद में भारत की ओर आए हों। इस पक्ष में दूसरा तर्क, भाषा का सबूत। संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक, इन सब भाषाओं में अद्भुत समानता मिलती है। उदाहरण देखिए, माता, मदर, मेटा, पिता, फादर, पेटा, भ्राता, ब्रदर। तो विद्वानों ने कहा, जरूर कभी एक ही जगह इन भाषाओं को बोलने वाले लोग रहे होंगे जो बाद में अलग अलग जगह फैल गए। यहीं से कहा गया आर्य मध्य एशिया या यूरोप से भारत आए। तीसरा तर्क, घोड़ा और रथ। कहा गया सिंधु घाटी में घोड़े के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन वैदिक ग्रंथों में घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी उदाहरण है अश्वमेघ यज्ञ। तो निष्कर्ष निकाला गया कि जो घोड़े लाए वही आर्य थे, और जो पहले थे वे अलग लोग थे। आर्य बाहर से आए थे इस बात के समर्थन में चौथा बड़ा तर्क सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के कथित अंतर को बनाकर दिया गया। जब 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता सामने आई। यहाँ पक्की ईंटों के नगर थे, सीधी सपाट सड़कें थीं, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, सार्वजनिक स्नानागार थे, व्यापार के प्रमाण थे और एक सुव्यवस्थित नगरीय जीवन दिखाई देता था। इसके विपरीत जब विद्वानों ने वैदिक ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद का अध्ययन किया, तो उन्होंने ऐसा पाया कि इनमें किसी विकसित नगर सभ्यता का स्पष्ट वर्णन नहीं है। ऋग्वेद में यज्ञ, अग्नि, देवताओं की स्तुति, गाय, घोड़े और रथ का वर्णन अधिक मिलता है। इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी अन्य समूह की थी, जिसे द्रविड़ कहा गया, और वैदिक आर्य उनसे अलग थे। इस तर्क के अनुसार पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, फिर बाहर से आर्य आए और उनके आने के बाद एक नई वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। यानी सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति को दो अलग अलग लोगों और दो अलग अलग कालों से जोड़ दिया गया। अब आखिरी तर्क, आर्य आक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व घोड़ों और रथों से लैस आर्य कबीलों ने मध्य एशिया या यूरोप की दिशा से भारत में प्रवेश किया। कहा गया कि इन आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पराजित किया, उनके नगरों को नष्ट किया और स्वयं यहां बस गए। इसी आक्रमण के बाद वैदिक काल की शुरुआत मानी गई। ऋग्वेद को भी इसी काल के बाद रचित बताया गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा झोल शुरू होता है। अगर आर्य बाहर से आए थे तो भारतीय ग्रंथ चुप क्यों हैं? पुरातत्व उल्टा क्यों बोलता है?
और विज्ञान इस थ्योरी को क्यों तोड़ रहा है। आइए दोस्तों, अब एक एक करके सब खोलते हैं। सबसे पहले अब उसी बोगाज़कोई पुरातात्विक अभिलेख को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। ये सही है कि तुर्की के बोगाज़कोई अभिलेख में लगभग 1400 ईसा पूर्व इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, लेकिन केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि आर्य बाहर से भारत आए थे वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि कुछ लोग भारत से पश्चिम एशिया की ओर गए हों और वहीं जाकर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं ले गए हों। यानी बोगाज़कोई अभिलेख ये तो सिद्ध करता है कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क था, लेकिन ये सिद्ध नहीं करता कि ये संपर्क केवल एक ही दिशा में हुआ था। आइए अब दूसरे तर्क को खारिज करते हैं। आर्य बाहर से आए थे, इस सिद्धांत में ये कहा गया कि घोड़े की जानकारी भारत में आर्यों के आगमन के बाद ही आई, क्योंकि ऋग्वेद में घोड़े और रथ का बार बार उल्लेख मिलता है। लेकिन इस तर्क पर पुरातात्विक साक्ष्य कई सवाल खड़े करते हैं। राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल के शैलचित्र और अवशेष मिले हैं। इनका काल लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इन शैल चित्रों में मनुष्य को पशुओं के साथ और शिकार के दृश्यों में दिखाया गया है। कुछ चित्रों की व्याख्या घोड़े जैसे पशु के रूप में की गई है और धनुष बाण के प्रयोग के संकेत भी मिलते हैं। इसलिए घोड़ा बाहर से आया और उसी के साथ आर्य आए वाला तर्क पूरी तरह सिद्ध नहीं होता और इसे निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अगला प्रमाण यह है कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता था, लेकिन बाद की वैज्ञानिक तकनीकों जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग और OSL के प्रयोग से यह संकेत मिला कि इस सभ्यता की जड़ें इससे कहीं अधिक प्राचीन हो सकती हैं और इसके प्रारंभिक चरण 7000 से 8000 वर्ष पहले तक जाते हों। इसका अर्थ यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक विकसित और निरंतर सभ्यता आर्यों के कथित आगमन काल से बहुत पहले मौजूद थी, जिससे ये प्रश्न उठता है कि यदि सिंधु सभ्यता इतनी प्राचीन थी और उन्नत थी, तो आर्य किस समय आए और उन्होंने किस सभ्यता को नष्ट किया। अब आते हैं विज्ञान पर। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका 13,000 से ज्यादा DNA सैंपल्स पर रिसर्च हुई। इसमें पाया गया कि आर्य और द्रविड़ का कोई जैविक अंतर नहीं है। 99% भारतीय एक ही पूर्वजों की संतान है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय समाज का विकास बाहरी आक्रमण से अधिक आंतरिक निरंतरता, आपसी मिश्रण और दीर्घकालिक सांस्कृतिक विकास का परिणाम रहा है, न कि किसी अलग नस्ल के अचानक आगमन का। दोस्तों, इतिहास को समझने का सही तरीका ये नहीं है कि हम किसी एक थ्योरी को पकड़कर बैठ जाएं, बल्कि ये है कि हर नए प्रमाण को खुली नजर से देखें। अब फैसला आपके हाथ में है। जब आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी बुद्धि क्या कहती है, क्या हम विदेशी हैं या हम यहीं के हैं। और प्लीज वीडियो को हाई पॉइंट जरूर देके जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे किसी और टॉपिक के साथ।